वेलकम टू कहानियों की कश्ती। मैं आयुषी और चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। एक्चुअली जब मैंने इतने समय बाद ऐप खोला ना तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। तो मैंने सोचा अगर शुरुआत करनी ही है फिर से तो एक नई शुरुआत करते हैं। तो कहानियाँ तो वही होंगी बट एक नए नाम के साथ, कहानियों की कश्ती। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कांच की इन बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर की दुनिया एक सी ही दिखती है ना। वही सुबह घर से भागते लोग और शाम में वही घर की ओर दौड़ते थके हुए कंधे। वही छोटी छोटी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें और उस आसमान को छेदने की कोशिश करती ऊंची ऊंची इमारतें। पर ना सुकून इन खिड़कियों के बाहर मिलता है और ना अंदर नसीब होता है। आज की शाम बाकी शामों की तरह ही थी। दिमाग में काम का बोझ और जाने के लिए खाली फ्लैट। बस अंतर था कि आज मैं ऑफिस की खिड़की से नहीं, हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर झांक रही थी। मैम, आपका इंश्योरेंस अप्रूवल आने ही वाला होगा, मैं तभी आपको डिस्चार्ज समरी ला कर देती हूँ। तब तक अगर आप चाहें तो घर जाने के लिए किसी को बुला लीजिए। मैंने अपने बैग की तरफ देखा जिसमें सिर्फ मेरा ऑफिस लैपटॉप और एक जोड़ी कपड़े थे जिन्हें पहनकर मैं यहाँ पहुंची थी। मैं ऑफिस के रास्ते में ही थी जब अचानक तेज दर्द के कारण मुझे ऑटो को ऑफिस की वजह हॉस्पिटल लाना पड़ा। अल्ट्रासाउंड में पता चला किडनी स्टोन्स वर द कल्प्रिट। डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी सजेस्ट करी और 2 दिन के एडमिट के बाद आज मैं घर जा सकती थी। किसे बुलाऊं? क्या ज़रूरत है बुलाने की? कौन है जिसके होने से शायद तकलीफ थोड़ा कम महसूस हो? बुलाने के लिए लोग कम नहीं हैं। दोस्त काफ़ी हैं मेरे, जैसे जैसे मेरे ऑफिस के दोस्त। रोज़ उनके साथ काम करती हूँ, लंच साथ में खाती हूँ, कभी कभी किसी के बच्चे के बर्थडे में भी जाती हूँ। पर कल किसी और कंपनी में चली गई तो शायद नाम भी भूल जाएंगे दोस्त मेरा। और वो ही क्यों, मैं भी शायद सिर्फ एक दो के ही नाम याद रख पाऊँ। आए थे मुझसे मिलने मेरे ऑफिस के दोस्त। हालचाल लिया और बताया कि कैसे मेरे बिना ऑफिस अच्छा ही नहीं लग रहा, जिसका मतलब था मेरे इस वीक के सारे पेंडिंग टास्क इन्हें असाइन कर दिए गए हैं। पर आज मुझे जिसकी सबसे ज़्यादा याद आ रही है ना, उसे चाहूँ तो भी नहीं बुला सकती। वो गुस्सा नहीं है, उसने कहा था हमारी लास्ट कन्वर्सेशन में। बस वो आएगी नहीं। उसे आता ही नहीं किसी से गुस्सा होना। पगली है एकदम। खुद गुस्सा होती थी और खुद ही मान जाती थी। बचपन से नौकरी तक ना मैंने कभी उसे नहीं मनाया और ना मनाने की ज़रूरत पड़ी। इसलिए जब सच में रूठ गई ना तो उसे कैसे मनाऊं मुझे पता ही नहीं था। शादी ही तो थी, नहीं जा पाई। ऑफिस का इम्पोर्टेंट काम था, नहीं मिली छुट्टी। मेरी गलती बस यही थी कि मैंने उसे आखिरी दिन तक नहीं बताया कि मैं नहीं आ पाऊंगी। और सच बोलूं तो मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं कम से कम शादी वाले दिन पहुंच जाऊं। वह मुझे 10 दिन पहले से रोज पूछती कि मैं कब आ रही हूं और मैं बोल देती कल पक्का। वो पगली मेरे झूठ को सच मानकर अगले दिन फिर मुझसे वही सवाल करती थी। उसकी ज़िंदगी का सबसे खास दिन। उसने बचपन से शादी के न जाने कितने सपने सजा रखे थे और उन सपनों में ना मेरा किरदार बहुत खास होता था। मेरा वहाँ उस दिन उसके पास ना होना जैसे मुझे उससे बहुत दूर ले गया। मुझे लगा था हमेशा की तरह खुद ही मान जाएगी। पर दिन महीनों में बदल गए और महीने एक साल में। मैंने कोशिश करी थी उसे कॉल करने की तो उसने मेरे कॉल उठाना बंद कर दिए। 5-6 मैसेजेस के बाद कभी कभी बस हाँ या ना में रिप्लाई करने लगी। मैंने मैसेजेस पर समझाने की कोशिश करी थी उससे कि वो प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, और उसका रिप्लाई भी आया था दैट शी अंडरस्टैंड्स। वॉट आई नेवर अंडरस्टूड कि वो साक्षी कहाँ गई जिसे मैं जानती थी। अ गर्ल फुल ऑफ लाइफ। मैं साक्षी और मेरे बचपन से लेकर कॉलेज तक के सफ़र में कहीं खो गई। कैसे हम साथ में बड़े हुए, दो अलग अलग परिवारों का हिस्सा होकर भी पूरी दुनिया के लिए हम सगी बहनों से बढ़कर थे।
हर जगह साथ में जाना, प्रोजेक्ट, पार्टी, शॉपिंग, हम हमेशा साथ थे। बैग, कपड़े, किताबें, सीक्रेट्स सब शेयर करा था हमने। पापा का एक्सीडेंट होने पर साक्षी पूरी रात मेरे साथ हॉस्टल में रुकी थी। किसी मुसीबत को हमने अकेले नहीं झेला था। फिर आज मैं यहाँ इस हॉस्पिटल के कमरे में अकेली क्यों? शायद मेरी जिंदगी का अकेलापन साक्षी का दिल तोड़ने की ही सज़ा है। मैम, यह रही आपकी डिस्चार्ज समरी। इंश्योरेंस अप्रूवल आ गया है, अब आप घर जा सकती हैं। मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर कैब बुक करने की कोशिश करने लगी, पर किसी भी ऐप से बुकिंग हो ही नहीं रही थी। कोई भी मेरे घर नहीं जाना चाहता, मैं खुद भी नहीं। इस ख्याल पर मुझे हंसी आ गई और एक और कोशिश करते हुए जब डेस्टिनेशन पर टच करा तो ऐप मुझे एयरपोर्ट का सजेशन देने लगा। मैंने कुछ नहीं सोचा और एयरपोर्ट के लिए कैब बुक कर दी, जो तुरंत कंफर्म हो गई। रास्ते में ही लखनऊ की टिकट बुक कर ली। ना मैं कुछ सोच रही थी और ना जो हो रहा था उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। जब लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी तो घर जाकर मम्मी पापा के सवालों के जवाब देने का मन नहीं हुआ। बहुत थक चुकी थी और आज मैं लखनऊ उनके लिए नहीं किसी और के लिए आई थी। मैंने एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में चेक इन करा और सुबह होते ही साक्षी के घर के लिए निकल गई। वही जाने पहचाने रास्ते जहां हमने एक ज़िंदगी साथ बिताई थी। स्कूल का रास्ता, ट्यूशन वाली गली, वो स्टेशनरी वाली दुकान, गोलगप्पे वाले भैया का ठेला और साक्षी का फेवरेट राधा कृष्ण का मंदिर। मैं 9 बजे करीब उसके घर के बाहर पहुंच गई तो नज़र उसके बगीचे के झूले पर सहसा रुक गई। हमने न जाने क्या क्या कुरेदा था उस पर। उस पर लगी जंग बता रही थी कि हम उस हंसती खेलती बेफिक्री वाली ज़िंदगी से कितना दूर निकल आए हैं। उसके घर का बगीचा जहाँ हमने गर्मी और सर्दी की कितनी दोपहर बातें करते हुए बिताई थी। अब सोचूं तो लगता है कि बातें तो सिर्फ साक्षी ही करती थी। अपनी दुनिया और अपनी कहानियों में खोई साक्षी को कभी पता ही नहीं चला कि मैं उसकी बातों में नहीं, इंटीग्रेशन का किसी सम सॉल्व करने में मशरूक हूँ। 2 बेल के बाद आंटी ने दरवाज़ा खोला। लोग गलत नहीं कहते कि लड़कियां घर की रौनक होती हैं, और साक्षी सिर्फ घर की नहीं, आंटी के चेहरे की रौनक भी ले गई थी। मुझे देखकर उनके होंठ कांपने लगे। वह जितना हैरान थी उतना ही खुश भी। कितना कुछ कहना होगा उन्हें मुझसे, कुछ शिकायतें, कुछ तकलीफ और न जाने कितने सवाल। उन्होंने तुरंत मुझे गले से लगा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। घर आज भी साक्षी की यादों से भरा हुआ था, जैसे वो कभी उस घर से गई ही नहीं। करीब 1 घंटा उनसे बात करके आंखों में थोड़े आंसू और हाथ में एक लिफाफा लिए मैं बाहर आई। उस लिफाफे के ऊपर था साक्षी का नया और परमानेंट एड्रेस, और अंदर था मेरे लिए एक छोटा सा नोट। बाहर निकलकर मैंने एक ऑटो रोका। उसे एड्रेस समझाते हुए मैं उसमें बैठ गई। न मैंने उससे किराया पूछा, न उसने बताया। मुझे अब बस साक्षी के पास पहुंचना था। ऑटो के साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ी से भाग रही थी। थोड़ा समझते और दूसरों से पूछते हुए करीब 40 मिनट बाद मैं उस एड्रेस पर पहुंची। हम शहर से दूर किसी दूसरी दुनिया में ही थे। मैंने चारों ओर देखा तो एक सुकून भरी मुस्कान मेरे होठों पर अपने आप आ गई। शहर के शोर शराबे से दूर, जहाँ कानों में सिर्फ पत्तों की सरसराहट हो, आसमान में इमारतें नहीं, दूर दूर तक सिर्फ बादल, पंछी और सुनहरी धूप हो। हवा में मिट्टी का सोंधापन और फूलों से लदे पेड़ जिन्हें पतझड़ पता ही ना हो। कोई मुझे नहीं भी बताता ना, तो भी मैं जान जाती कि साक्षी मुझे यहीं मिलेगी। मैं कुछ कदम आगे बढ़ी और एक गुलाबी फूलों से लदे पेड़ के पास बेंच पर बैठ गई। मैंने सहमे से दिल के साथ उस लिफाफे में से चिट्ठी निकाली। मुझे पता है तू ज़रूर आएगी, और ये भी कि तूने शॉपिंग नहीं करी होगी।
इसलिए तेरा ड्रेस मैंने अपनी अलमारी में तैयार करके रखा है। जल्दी से रेडी होकर आ जा और मुझे खींचकर डांस फ्लोर पे ले जा प्लीज। यू नो मैं ज्यादा देर सज धज के स्टेज पर ऐसे नहीं बैठी रह सकती यार, जल्दी आ जा, आई एम डाइंग टू मीट यू। ये छोटा सा नोट साक्षी ने मेरे लिए अपनी शादी वाले दिन आंटी के पास छोड़ा था। मैं क्या बोलूँगी साक्षी, मैं क्या सफाई दूंगी तुझे? वो कैसे समझ पाएगी कि उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जब मैं उसके पास क्यों नहीं थी? मैं साक्षी की सिर्फ दोस्त नहीं, मैं उसकी इकलौती दोस्त थी। मेरा कितना भी सॉरी बोलना, मेरी कितनी भी सफाइयाँ देना शायद उसे समझा नहीं पाएगा और ना मेरे इस दिल का भारीपन हल्का कर पाएगा। साक्षी आई एम सो सॉरी साक्षी, प्लीज मुझे माफ कर दे साक्षी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरे आंसू थोड़ा थमे तो एक तेज हवा ने फूलों को उस पेड़ के आसपास एक गुलाबी चादर की तरह बिछा दिया। मैं उठी और पेड़ों के जड़ों के पास उन फूलों से ढक चुकी उस छोटी सी तख्ती पर हाथ फेरकर उन फूलों को हटाया जिस पर लिखा था, इन लविंग मेमोरी ऑफ साक्षी, a darling daughter, wife and friend.